हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आर.एस. पांडे आज लेकर आया हूँ क्लास 11th में प्रोज का फर्स्ट चैप्टर। इंग्लिश प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर है आज मैं उसे पढ़ाऊँगा। पहला चैप्टर आप देख रहे हैं, माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। बुकर टी वाशिंगटन साहब ने इसको लिखा है। तो आइए सीधे अबाउट द ऑथर पर चलते हैं। बुकर टी वाशिंगटन, अ फेमस एजुकेशनिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रहे बुकर टी वाशिंगटन। was born in a poor negro family in 1856। 1856 में नेग्रो के एक गरीब परिवार में इनका जन्म होता है। हिज अर्ली लाइफ, इनका प्रारंभिक जो जीवन है, was full of difficulties and hardship। कठिनाइयों से और संघर्ष से बिल्कुल भरा हुआ था। इनके जीवन में बड़ी कठिनाइयां थी शुरुआत में। When he was 9 years old, जब 9 साल के थे, he began working in a salt furnace and later on in coal mine। तो एक नमक की कंपनी में काम करने लगे। काम करना इन्होंने शुरू किया और उसके बाद इन्होंने कोल माइन, एक कोयले की खान में कार्य किया। शुरुआत से ही आप देख रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो विलासिता से बहुत दूर था, और आज उन्हें आप पढ़ने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह बात ध्यान रखनी होगी कि ये बहुत विशेष व्यक्ति हैं जो इतने नीचे स्तर से कोयले की खान में कार्य करके 9 साल की अवस्था में ऐसा क्या कर गए जो कि आज हमारे आपके लिए शिक्षा का विषय बन गया। हियर ही हर्ड अबाउट हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। उस कोयले की खान में, हियर मीन्स वहाँ कोयले की खान में, ही हर्ड, उन्होंने सुना है अबाउट हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट के बारे में जिसका नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। ऐसे एक कॉलेज के बारे में इन्होंने सुना। एज ही वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल, ये बड़े ही दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे, बड़ी मजबूत पकड़ थी इनकी। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू बी एजुकेटेड, इन्होंने कठिन परिश्रम किया। स्ट्रगल्ड हार्ड, कठिन परिश्रम किया। टू बी एजुकेटेड, शिक्षित होने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए, पढ़ाई के लिए इन्होंने कठिन परिश्रम किया। लेटर ऑन ही बिकेम फेमस एज अ सोशल रिफॉर्मर, एजुकेटर एंड ग्रेट लीडर ऑफ निग्रोज। बाद में ये एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में प्रसिद्ध हो गए, एजुकेटर के रूप में प्रसिद्ध हो गए, एंड अ ग्रेट लीडर ऑफ निग्रो, और वहाँ के अच्छे लीडर माने जाने लगे निग्रो के। निग्रोज यानी निग्रो लोगों में ये बहुत प्रसिद्ध हो गए। ही डाइड इन 1915, 1915 में इनका देहावसान होता है। और सबसे ऊपर लिखा हुआ था, आपने देखा था 1856, 1856 में इनका जन्म होता है और बाद में 1915 में इनका देहावसान हो जाता है। ही रोट सो मेनी बुक्स, इन्होंने बहुत सारी किताबों को लिखा। बट हिज मोस्ट फेमस एंड वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफीज आर, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और जो वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफीज थी, इनकी जीवनी थी, वो थी अप फ्रॉम स्लेवरी, दास्ता से ऊपर, और दूसरा माय लार्जर एजुकेशन, मेरा
मेरी महान शिक्षा, बड़ी शिक्षा, लार्जर एजुकेशन। दीज वर पब्लिश्ड इन 1901 एंड 1911। ये 1901 और 1911 में पब्लिश्ड हुई। अब हम लेसन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे चैप्टर पर चलते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि जब हम उसको पढ़ लेंगे तो फिर हमको लेसन के बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है। हम पूरा लेसन ही पढ़ते हैं, सीधे शुरुआत से कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन, एक दिन व्हाइल एट वर्क, कार्य करते हुए, इन द कोल माइन, कोयले की खान में कार्य करते हुए, आई हैपेंड टू ओवरहियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। आई हैपन टू ओवरहियर, मुझे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, टू माइनर्स, दो मजदूरों से, कार्य करने वाले लोगों से, कोयले खान में जो कार्य कर रहे थे, टू माइनर्स, वहाँ के लेबर जो थे, कार्य करने वाले लोग थे, टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। वर्जीनिया में कहीं स्थित अश्वेत लोगों के लिए, कलर्ड पीपल, अश्वेत लोगों के लिए एक महान स्कूल था, जिसके विषय में मैंने बात करते हुए दो मजदूरों को सुना। इन्हें दो मजदूरों के मुंह से एक महान स्कूल के बारे में सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। ये कहाँ की बात थी? कोयले की खान में जब ये कार्य कर रहे थे उस समय। जबकि ऊपर आपने पढ़ा कि 9 साल की अवस्था में इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था। आगे देखें, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. It was the first time, ये पहला अवसर था, that कि I had ever heard anything, जब मैंने कभी इस तरह की बात सुनी थी, about any काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, किसी इस तरह के स्कूल या कॉलेज के बारे में मैंने पहली बार ऐसी बात सुनी थी। दैट वाज मोर प्रिटेंटियस, जो कि बहुत ही शानदार था, देन, अपेक्षाकृत, द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, हमारे टाउन में, हमारे शहर में जो अश्वेत लोगों के लिए खुले हुए स्कूल थे, उनसे कहीं ज़्यादा शानदार था। ऐसे स्कूल के बारे में मैंने पहली बार सुना था। वाशिंगटन साहब कह रहे हैं कि मेरे जीवन का पहला समय था जब मैंने किसी इतने शानदार स्कूल के बारे में सुना जो मेरे यहाँ खुले हुए कलर्ड लोगों के लिए जो स्कूल और कॉलेज थे उससे अधिक शानदार था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, वे स्कूल का वर्णन करते जा रहे थे, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, टू मी, मुझे, दैट कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, कि यह पृथ्वी का सबसे अच्छा स्थान होगा, सबसे महान स्थान होगा। ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट प्लेस, सुपरलेटिव डिग्री, द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, पृथ्वी का सबसे अच्छा स्थान। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी, नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड, स्वर्ग ने भी अभी तक नहीं प्रेजेंटेड, उत्पन्न किया था, मोर अट्रैक्शन, अधिक आकर्षण मेरे अंदर इतना ज़्यादा। एट दैट टाइम, उस समय, देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना कि हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वर्जीनिया के बारे में सुनकर मुझे अट्रैक्शन हुआ, उससे ज़्यादा अट्रैक्शन कभी मुझे स्वर्ग के बारे में भी सुनकर प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसा आकर्षण, अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके विषय में वो लोग बात कर रहे थे। यानी हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट जो वर्जीनिया में था, उसके विषय में जब उन्होंने सुना तो उन्हें लगा कि इससे ज़्यादा सुखद और इससे ज़्यादा अच्छी जगह के बारे में आज तक उन्होंने कभी नहीं सुना था। आई रिसॉल्व्ड, मैंने दृढ़ निश्चय किया, एट वंस, तुरंत, रिसॉल्व्ड, दृढ़ निश्चय किया,
एट वंस, तुरंत, टू गो टू दैट स्कूल, उस स्कूल जाने का। ऑल्दो, यद्यपि, आई हैड नो आइडिया वेयर इट वॉज, यद्यप मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ, स्कूल है कहाँ, और हाउ मेनी मील्स अवे, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कितनी मील दूर है, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, या फिर कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, कैसे वहाँ तक पहुँचते, ये कुछ भी वाशिंगटन साहब को पता ही नहीं था। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, मैं था ऑन फायर कॉन्स्टेंटली, पूरी गर्मजोशी में, विद वन एम्बिशन, केवल एक उद्देश्य के साथ, दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और वो था कि मुझे हैम्पटन पहुंचना था। इनके अंदर पूरे ऊर्जा और उत्साह भरा हुआ था कि मुझे हैम्पटन किसी भी दिशा में पहुंचना है। दिस थॉट वाज विथ मी डे एंड नाइट, ये सोच दिन रात मेरे साथ चलती रहती थी, यानी मेरे दिल दिमाग में अब एक ही बात चल रही है कि आई हैव टू गो टू हैम्पटन टू टेक एडमिशन। आगे देखें। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 की पतझड़ के मौसम में, 1872 की मीन्स 1872, और इसके पहले आपने देखा कि वाशिंगटन साहब का जन्म 1856 में हुआ, 1856 में जन्म हुआ, और 1872 लगभग 16 वर्ष की अवस्था। आई डिटरमाइंड, मैंने दृढ़ निश्चय किया, टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, वहां तक पहुंचने का एक प्रयास बनाया कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विथ अ ग्रेट फियर, मेरी माँ अत्यधिक भय से परेशान थी। दैट की आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन अ वाइल्ड कोचेस, कि मैं जो कार्य कर रहा था वो बिल्कुल वाइल्ड गोचेज, निरर्थक कार्य, यूजलेस वर्क, वाइल्ड गोचेज यूजलेस वर्क था, वो निरर्थक कार्य था। मेरी माँ को ये भय था। ऐसा वाशिंगटन साहब लिखते हैं कि जब मैं वहाँ जाने के लिए परेशान था तो मेरी माँ को लग रहा था कि मेरा बेटा तो एक निरर्थक कार्य के पीछे पड़ गया है। एट एनी रेट, किसी तरह से आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कंसर्न फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट, किसी तरह से आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कंसर्न, आधे मन से, हाफ हार्टेड कंसर्न, आधे मन से, दबे हुए मन से मैंने माँ से आदेश पाया, दैट आई माइट स्टार्ट, जिससे कि मुझे स्टार्ट होना था। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम पैसे थे, विथ विच टू बाई क्लॉथ्स, जिससे मुझे कपड़े भी खरीदने थे, एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और मुझे पे करना था, अदा करना था माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, किराया वगैरह, जो बाहर के खर्च थे जाने के, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मीन्स खर्च। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी, मेरे भाई जॉन ने मेरी सहायता की, ऑल दैट ही कुड, जितना वो कर सकता था, पूरी सहायता की, उतनी जितना उसके अंदर क्षमता थी। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, लेकिन यह बहुत अधिक राशि मेरे लिए नहीं थी। फाइनली द ग्रेट डे कम, अंततः एट लास्ट द ग्रेट डे केम, एक महान दिन आ गया। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए चल पड़ा। देखिए साहब, 16-17 साल की अवस्था में वाशिंगटन साहब ने कितना बड़ा निर्णय लिया। उनके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत अधिक पैसे भी नहीं हैं, और उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। किस लिए लिया? अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लिया। इसका मतलब है कि वास्तव में वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, क्योंकि अच्छी शिक्षा के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ पृथ्वी पर नहीं है जो इंसान को ऊंचाइयों तक ले जा सके। ज्ञान ही उसको ऊंचाइयों तक ले जाता है।
I had only a small cheap satchel that contained the few articles of clothing I could get. I had only a small cheap satchel. मेरे पास एक छोटा सा थैला था, छोटी सी बैग थी. सचल मीन्स वास्तव में एक बड़ा सा थैला, जो पट्टे वाला थैला लटकता रहता है, झोला सचल था. दैट कंटेंड, जिसमें कि रखा हुआ था, द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग आई कुड गेट, कुछ सामान कपड़े जो मेरे पास मुझे मिल सके थे, वही सामान उसमें कंटेंट रखा हुआ था. माई मदर एट द टाइम वॉज रदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ. मेरी माँ दैट टाइम, उस समय, वॉज रदर वीक, जरूरत से ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उसका स्वास्थ्य टूट गया था, स्वास्थ्य उसका खराब हो गया था. आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन. ये बहुत दुख की बात है वाशिंगटन साहब के लिए. आई हार्डली एक्सपेक्टेड, मुश्किल से ही मुझे आशा थी, हार्डली मुश्किल से ही, एक्सपेक्टेड उम्मीद थी मुझे, टू सी हर अगेन, कि उसे दोबारा मैं देख पाऊंगा लौटकर, बहुत कम उम्मीद थी. एंड दस, और इस तरह से, आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड, और इस तरह से, दस, इस प्रकार, आवर पार्टिंग, हमारी विदाई, वाज ऑल द मोर सैड, बड़ी ही दुख भरी विदाई थी घर से निकलते समय. सी हाउएवर, मीन्स देखें कि माँ भी बीमार है, माँ के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो स्वास्थ्य उसका सही रहे और उम्मीद हो कि मैं लौट कर मिल सकूंगा. वाशिंगटन साहब ने यह लिखा कि मुझे मुश्किल से ही उम्मीद थी कि मैं लौट कर माँ से मिल पाऊंगा, दोबारा उसे देख पाने का उम्मीद नहीं था. और उसके बाद भी इन्हें जाना था वहाँ एडमिशन लेने. कहाँ जाना था? हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वर्जीनिया में. सी हाउएवर वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, फिर भी उन्होंने बहुत ही साहस का परिचय दिया, बड़ी बहादुरी दिखाया, बहुत बहादुरी का परिचय दिया माँ ने. द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 मील्स. मेल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील थी. बाय वॉकिंग, बेकिंग राइड्स, बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स, पैदल चलकर, लोगों से लिफ्ट मांगकर, बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स, रेलगाड़ी से, ट्रेन से या कार से, किसी तरह से. इन सम वे, आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, किसी तरह से कुछ दिनों के बाद, आई रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड, मैं रिचमंड शहर पहुंचा. 500 मील की दूरी थी, वहां से पैदल चले, कुछ दूर तक बस, ट्रेन, कार आदि की यात्रा किया, जैसे भी हो सका. आफ्टर नंबर ऑफ डेज, कई दिनों के बाद, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, मैं रिचमंड शहर पहुंचा. वर्जीनिया अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन, और वर्जीनिया की दूरी हैम्पटन से, वर्जीनिया अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन, हैम्पटन से लगभग 82 मील की दूरी, 82 मील्स की दूरी बाकी रह गई साहब. रिचमंड शहर पहुंचे. When I reached there, जब मैं वहां पहुंचा, tired, hungry and dirty, it was late in the night. मैं जब वहां पहुंचा तो मैं थका हुआ था, भूखा था, डर्टी, बिल्कुल गंदा हो गया था. कई दिन बीत गए थे, पैदल चलकर, कार में चलकर, ट्रेन में चलकर. आज जैसे वातावरण तो थे नहीं. आज तो आपके साथ कितना अच्छा वातावरण रहता है. घर से आप निकलते हैं, मम्मी कुछ पैक करके दे रही है, पापा कुछ पैक करके दे रहे हैं, दीदी कुछ पैक करके दे रही है, जाते समय भाई कुछ और जेब में पैसे डाल दे रहा है.
घर से निकलते हैं, कुछ दूर जाते हैं, फिर बच्चे पूछते हैं, घर वाले फ़ोन करके पूछते हैं, उधर बैग में नमकीन रखिए, खा लेना। एक एक मिनट की लोग खबर लेते रहते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में वाशिंगटन साहब ने इतना बड़ा निर्णय लिया, अकेले घर से निकल गए और किसी तरह से 500 मील की दूरी में 82 मील बचे। बाकी उन्होंने 82 मील दूरी बची है, बाकी दूरी उन्होंने तय किया। जब वहां पहुंचते हैं तो बता रहे हैं कि मैं थका था, भूखा था, अब बिल्कुल गंदा हो गया था। और इतना ही नहीं था साहब, इट वॉज लेट इन द नाइट, देर रात हो गई थी। आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी, आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी, बड़े शहर में मैं नहीं रहा था। एंड दिस रेदर एडेड टू माई मिजरी, एंड दिस, और इस बात ने रेदर एडेड टू माई मिजरी, कष्ट, मिजरी यानी कष्ट, ग्रीफ, दुख, सारो, यह इसने मेरे दुख को और भी बढ़ा दिया था, क्योंकि मैं बड़े शहर में रहा नहीं था। When I reached रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा, आई वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ मनी, तो मैं पूरी तरह से बिना पैसे का हो गया साहब, कंप्लीटली आउट ऑफ मनी, पैसे नहीं रह गए, खत्म हो गए सब। अभी 82 मील जाना है, एक भी रुपए नहीं है, एडमिशन लेना है, उसकी बात तो अलग है। लिखते हैं, आई हैड नॉट अ सिंगल एक्विटेंस इन द प्लेस, आई हैड नॉट अ सिंगल एक्विटेंस, कोई भी एक भी परिचित, एक्विटेंस परिचित, कोई एक भी व्यक्ति मेरा वहां परिचित नहीं था उस स्थान पर। एंड बीइंग अनयूज्ड सिटी वेज, और जो रास्ते थे वो अनयूज्ड थे। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, यह तक नहीं पता था वाशिंगटन साहब को, लिखते हैं कि मुझे ये तक पता नहीं था कि जाना किधर है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, मैं वहां कई जगहों पर, सेवरल प्लेसेस, कई स्थानों पर पूछता था, निवेदन करता था, फॉर लॉजिंग, रुकने के लिए। बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन साहब सभी को पैसों की ज़रूरत थी। जो भी लॉज की व्यवस्था देने वाले थे, दे ऑल वांटेड मनी, वे सभी पैसे चाहते थे। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और दैट वाज व्हाट, यही तो वो चीज़ थी, आई डिड नॉट हैव, जो मेरे पास नहीं थी। पैसे ही तो नहीं थे इनके पास। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है यह जानकर, आई वॉक द स्ट्रीट, मैं गलियों में घूमता रहा। वाशिंगटन साहब ने समझा कि अब गलियों में घूमने के अलावा इससे अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और वाशिंगटन साहब गलियों में घूमते रहे। आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, मैं लगभग आधी रात तक गली में घूमता रहा। एट लास्ट आई बिकेम सो एक्सस्टेड, अंत में आई बिकेम, मैं हो गया सो एक्सस्टेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, मैं बिल्कुल बुरी तरह से थक गया, एक्सस्टेड बहुत ज़्यादा थक जाना, दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, एक कदम भी चलने लायक नहीं मैं बच सका। आई वॉज टायर्ड, आई वॉज हंग्री, आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड, मैं थका था, मैं भूखा था, मैं सब कुछ था, बट डिस्करेज्ड, लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड, ठीक उसी समय जब मैं पहुंचा, एक्सट्रीम रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइज, आई केम अपॉन ए पोर्शन, जब मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल थक गया, परेशान हो गया। लेकिन ध्यान रखें, ये कह रहे हैं कि मैं भूखा था, मैं थका था, मैं परेशान था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी मैं हतोत्साहित नहीं था, डिस्करेज नहीं हुआ था।
कह रहे हैं व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइज आई केम अपॉन ए पोर्शन, तो मैं एक ऐसे स्थान पहुंचा, ऑफ ए स्ट्रीट, गली के एक ऐसे नुक्कड़ पर पहुंचा, ऐसी जगह पहुंचा, वेयर द ब्रॉड साइड वॉक वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, जहां का फुटपाथ थोड़ा सा उठा हुआ था। यानी पुलिया आपने देखा होगा, तमाम जगह पुलिया बनती है, तो वहाँ का जो फुटपाथ था, साइड वॉक था, वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, लगातार उठकर गिरते हुए था। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैंने कुछ मिनट प्रतीक्षा किया, टिल आई वाज श्योर, जब मैं श्योर हो गया, निश्चित हो गया, दैट कि नो पासर्स बाय कुड सी मी, अब यहाँ मुझे कोई भी देख नहीं सकता, एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड। जब ऐसा हुआ तो मैं जल्दी से साइड वॉक के नीचे घुस गया, एंड ले फॉर द नाइट, और मैं रात गुजारने के लिए वहां लेट गया, ऑन द ग्राउंड, वहीं जमीन पर, विद माई सचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर अ पिलो, और मेरा जो थैला था, सचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर अ पिलो, वो तकिए का काम करने लगा सब, पिलो तकिए का। नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात, I could hear the tramp of feet over my head. I could hear. मैं पूरी रात लगभग सुन सकता था, सुनाई पड़ता था मुझे, the tramp of feet over my head. ऊपर से आने जाने वाले लोगों के पैरों की आवाज, मेरे जो सिर के ऊपर से जा रहे थे, वो पुलिया के ऊपर से, और रात भर आवाज मुझे सुनाई पड़ती रही। The next morning, I found myself somewhat refreshed. अगली सुबह, I found, मैंने पाया, myself, खुद को, somewhat refreshed, थोड़ा सा तरोताजा। But I was extremely hungry. कह रहे हैं अगली सुबह मैंने खुद को, स्वयं को थोड़ा बहुत तरोताजा पाया, मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा ऊर्जा में हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए पुलिया के नीचे वाशिंगटन साहब लेट गए। लेकिन आगे लिखते हैं बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन उन्होंने लिखा कि मैं बुरी तरह से भूखा था। एज सुन एज इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग्स, आई नोटिस्ड दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप। एज सुन एज, जैसे ही, इट बिकम्स लाइट इनफ फॉर मी, मेरे चारों तरफ थोड़ा सा उजाला हुआ, टू सी माई सराउंडिंग, कि मैं चारों तरफ देख सकूं, इतना उजाला जब हो गया, आई नोटिस्ड, मैंने पाया, मुझे महसूस हुआ, मैंने देखा, दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप, कि मैं एक बड़े से जहाज के नजदीक हूं, लार्ज शिप। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, ऐसा प्रतीत हुआ, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, कि वहां से लोहे की छड़ें उतारी जा रही थी, अनलोड किया जा रही थी, जो जहाज थी उस पर से लोहे की छड़ें उतारी जा रही थी। आई वेंट एट वंस टू दी वेजल, मैं उस जहाज के पास गया, वेजल जहाज, बड़ा बर्तन, बड़ी जहाज, वेजल, एंड आस्क्ड द कैप्टन, और मैंने कैप्टन से निवेदन किया, आस्क्ड, निवेदन किया, टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेजल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, कि मुझे भी आज्ञा दे दे, परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेजल, मुझे भी वेजल को अनलोड करने की अनुमति दे दें, इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, क्योंकि मुझे भोजन के लिए रुपयों की जरूरत है। ऐसा वाशिंगटन साहब ने किया। जब थोड़ा सा उजाला हुआ, चारों तरफ देखा तो वहां एक जहाज दिखी, और जहाज, ऐसा लगा कि जहाज से कार्गो ऑफ पिग आयरन, लोहे की छड़ें उतारी जा रही थी। कैप्टन के पास गए, वहां निवेदन किए कि मुझे भी काम दे दीजिए, मुझे भोजन के लिए रुपयों की जरूरत है। द कैप्टन ऑफ व्हाइट मैन, एक अंग्रेज टाइप का कप्तान वहां का, हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, जो कि बड़ा दयालु किस्म का दिखता था, कंसेंटेड, उसने आदेश दिया, उसने इनकी बात को स्वीकार किया। और फिर आगे लिखते हैं वाशिंगटन साहब कि आई वर्कड लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी,
फॉर माई ब्रेकफास्ट। उन्होंने कहा कि मैंने लंबे समय तक कार्य किया, एनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, और अपने खान पान के लिए मैंने पर्याप्त पैसे वहाँ से कमाए। एंड इट सीम्स टू मी, अब आज जब लिखते समय उन्होंने लिखा इट सीम्स, जब कलम चल रही थी वाशिंगटन साहब की, क्योंकि ये तो उनके जीवन के बहुत पहले की बात है, लेकिन लिखते समय लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मुझे, एज आई रिमेंबर इट नाउ, जैसा कि मुझे लगता है अभी भी, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर इटन। टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट रहा, दैट आई हैव एवर इटन, उस समय जो मैंने किया था। यानी उससे अच्छा कोई भी ब्रेकफास्ट मेरे जीवन में अभी तक नहीं आया। ये कब की बात है साहब? ये इस कहानी को लिखते समय की बात है, और निश्चित समय पर उस 16 साल की अवस्था में नहीं लिखा उन्होंने, बाद में लिखा। तब तक की पूरी अवधि की बात कर रहे हैं कि उस समय जो मैंने नाश्ता किया था, उस लोहे की छड़ को उतार कर जो मेहनत से रुपए कमा कर मैंने खाए थे, उतना अच्छा नाश्ता अभी तक मैंने कभी नहीं किया। माई वर्क pleased the captain so well that he told me I could continue working for a small amount per day. मेरे कार्य से कप्तान खुश हुआ, वहाँ का जो कैप्टन था, और उसने मुझसे कहा I could continue working for a small amount per day, कि मैं छोटे से अमाउंट पर कई दिनों तक चाहूँ तो कार्य कर सकता हूँ। This I was very glad to do. इस बात से मुझे बड़ी खुशी हुई। I continued working on this vessel. मैं लगातार उस जहाज पर काम करता रहा for number of days, कई दिनों तक। After buying food with my small wages, वो जो मेरी छोटी सी मजदूरी अमाउंट थी, स्मॉल वेजेस थी, भोजन खरीदने के बाद देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन। ज़्यादा नहीं बचता था कि मैं हैम्पटन जा सकूं, बहुत अधिक नहीं बच पाता था कि मैं हैम्पटन जा सकूं। इन ऑर्डर टू इकोनॉमीज इन एवरी वे पॉसिबल, जैसे ही मेरी एक आर्थिक स्थिति थोड़ी सी संभावित हुई, पॉसिबल हुई, आई कंटिन्यूड टू स्लीप अंडर द साइड वॉक इन ऑर्डर टू इकोनॉमीज इन एवरी वे पॉसिबल। यानी जैसे भी हो पाता था, मैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आई कंटिन्यूड टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, मैं लगातार उसी पुलिया के नीचे सोता रहा। साहब, हद कर दी वाशिंगटन साहब ने। आश्चर्य हो गया। देखें कि पैसे कमा रहे थे, भोजन कर रहे थे, और अपनी इकोनॉमिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, क्योंकि एडमिशन में पैसे लगेंगे वहाँ जाकर, उस पैसे को बचाने के लिए वाशिंगटन साहब उसी पुलिया के नीचे रोज सोते रहे। When I had saved enough money, जब मैंने पर्याप्त पैसे बचा लिए, with which to reach हैम्पटन, जिससे कि हैम्पटन में पहुंच सकूं, I thanked the captain, मैंने धन्यवाद दिया कैप्टन साहब को, ऑफ द वेजल फॉर हिज काइंडनेस, उनकी दयालुता के लिए जो उन्होंने अपना वेजल पर मुझे काम दिया। एंड स्टार्टेड अगेन, और मैं फिर चल पड़ा। इससे आप सीख लें कि कार्य भले बीच में करने पड़े वाशिंगटन साहब को, लेकिन उनका वो उद्देश्य था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वर्जीनिया जाना, और चल पड़े। विदाउट एनी अनयूजुअल अक्यूरेंस, बिना किसी अप्रिय घटना के, आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंचा, विथ अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स, मेरे पास 50 सेंट्स बचे थे, विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन, जिससे मुझे अपनी शिक्षा को शुरुआत करनी थी। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3-story brick school building seemed to have rewarded me. फर्स्ट साइट, पहली नजर में, ऑफ द लार्ज, ऊंची बड़ी 3-story 3 तल की ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, ईंट की बनी हुई उस इमारत, seemed to have rewarded me, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मुझे उसने पुरस्कृत किया, उस इमारत ने पुरस्कृत किया। For all that I had
undergone in order to reach the place. For all that I had undergone in order to reach the place. जो कि मैं इस स्थान पहुंचने के लिए इतना किया, इससे मुझे लगा कि मुझे उस बिल्डिंग ने पुरस्कृत किया हो. The sight of it seemed to give me new life. और उस इमारत को देखकर, उस दृश्य को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ हो. कहते हैं कि वहाँ के दृश्य को देखकर ऐसा लगा जैसे मुझे कोई नया जीवन प्राप्त हुआ हो. As soon as possible after reaching the ground of the Hampton Institute, हैम्पटन इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में पहुंचने के बाद जैसे ही संभव हुआ, I presented myself before the head teacher for assignment to a class. मैंने तुरंत वहाँ की जो मुख्य कक्षा अध्यापिका थी उनके समक्ष खुद को मैंने प्रस्तुत किया. Having been so long without proper food, a bath and change of clothing, I did not of course make a very favorable impression upon her. Having been so long without proper food, बिना ढंग से खाना खाए लंबे समय तक, a bath बिना नहाए, and change of clothing बिना कपड़े बदले, I did not of course make a very favorable impression upon her. मैं मुख्य कक्षा अध्यापिका के ऊपर अपने पक्ष में कोई प्रभाव नहीं छोड़ सका. हर से पता चल रहा है कि वहाँ जो टीचर थी वो लेडी थी. इम्प्रेशन अपॉन हर, मैं उन पर कोई गहरा प्रभाव नहीं छोड़ सका. I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student. मैंने ऐसा पाया, मैंने देखा, मैं देख सकता था वहीं उसी जगह तुरंत ही there were doubts in her mind कि उनके दिमाग में संदेह था about the wisdom of admitting me as a student, मुझे स्टूडेंट के तौर पर स्वीकार करने के प्रति. उन्हें लगता ही नहीं था कि मैं विद्यार्थी के लिए यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ. उनके दिमाग में संदेह बना हुआ था. For some time she did not refuse to admit me, neither did she decide in my favor. कुछ समय तक तो न तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज किया कि चले जाओ एडमिशन नहीं लेंगे, और ना ही उन्होंने मेरे पक्ष में कोई निर्णय दिया कि हाँ तुम्हारा एडमिशन हो सकता है. I continued to linger about her. मैं लगातार उनके सामने लिंगर खड़ा रहा. And to impress her in all the way I could with my worthiness. और मैं पूरा प्रयास करता रहा अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि विवेक से उन्हें इम्प्रेस करने की, कि मैम का दिमाग मेरी तरफ भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो और मुझ पर भी कृपा हो जाए, मेरा भी एडमिशन हो जाए. क्योंकि वाशिंगटन साहब का उद्देश्य ही वहाँ जाने का था कि एडमिशन लें. इन द मेन टाइम आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स. उसी समय मैंने देखा कि वे कई और बच्चों का एडमिशन ले रही थी. मैम जी कई बच्चों का एडमिशन ले रही थी. एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट. और इस बात ने मेरे दुख को और बढ़ा दिया. एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट. आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, डीप डाउन इन माई हार्ट, दैट आई कुड डू एज वेल एज दे इफ आई कुड only get a chance to show what was in me. मैंने महसूस किया अपने तहे दिल से, डीप डाउन इन माई हार्ट, तहे दिल से मैंने महसूस किया कि आई कुड डू एज वेल एज दे. जो वो कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूं. इफ आई कुड ओनली गेट अ चांस, काश मुझे एक बार अवसर दे दिया जाता, टू शो व्हाट वाज इन मी, कि मुझ में क्या है, यह दिखाने के लिए. वाशिंगटन साहब को लगा कि और बच्चों का तो एडमिशन ले रही हैं, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं ले रही हैं. जबकि उन्हें नहीं पता है कि जो कुछ वो कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूं. काश मुझे एक बार अवसर मिलता यह दिखाने के लिए कि मुझ में क्या था.
आगे देखें साहब, होता क्या है वाशिंगटन साहब के साथ। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, कुछ घंटे व्यतीत हो गए। द हेड टीचर सेड टू मी, मुख्य अध्यापिका महोदया ने मुझसे कहा, क्या कहा? दे एडजॉइनिंग रेजिस्ट्रेशन रूम नीड स्वीपिंग। द एडजॉइनिंग, बगल के, रेजिस्ट्रेशन संगीत कक्ष, नीड स्वीपिंग, उन्होंने कहा कि बगल के संगीत कक्ष को सफाई की जरूरत है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, झाड़ू उठाओ एंड स्वीप इट, और उसे साफ करो। तो घोर अत्याचार हो गया वाशिंगटन साहब के साथ। लेकिन देखें आप कि अभी भी वाशिंगटन साहब खड़े थे, एडमिशन औरों का हो रहा था, इनके विषय में कोई विचार नहीं हो पा रहा था। बाद में अध्यापिका महोदया ने ध्यान भी दिया तो कहा, जो बगल में हमारे यहाँ संगीत कक्ष है उसको सफाई की जरूरत है, झाड़ू उठाओ और उसे साफ करो। आजकल के आप लोग हों अगर बच्चे, तो तुरंत बगावत पर उतर आएंगे, अध्यापक को भला बुरा कहेंगे, गार्जियन महोदय भी स्कूल तक आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब। आगे देखिए हुआ क्या। इट ऑकर्ड टू मी एट वंस दैट हियर वाज माई चांस। मुझे लगा कि यही मेरे लिए सबसे अच्छा अवसर है, यही मेरा अवसर है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट। बिना कुछ किए मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके आदेश को स्वीकार कर लिया। मुख्य अध्यापिका महोदया ने जब आदेश किया कि जाओ झाड़ू उठाओ और साफ करो, तो मुझे लगा कि यही मेरे लिए चांस है। बिना कुछ और सोचे समझे मैंने तुरंत उनके आदेश को मोर डिलाइट, बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया। अब देखें, स्वीकार कर लिया तो क्या वाशिंगटन साहब ने वास्तव में कमरे की सफाई की? देखें, आई स्वेप्ट दी रेजिस्ट्रेशन रूम 3 टाइम्स। मैंने 3 बार उस संगीत कक्ष को साफ किया। देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ। उसके बाद मैंने एक धूल साफ करने वाला कपड़ा लिया, जिसको आप पोछा कहते हैं, डस्टिंग क्लॉथ लिया। एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, और मैंने उस पोछा से उसको 4 बार पोछा। ऑल द वुडवर्क around the walls, every bench, table and desk, I went over 4 times with my dusting cloth. सारे लकड़ी के सामान, पूरी दीवार, जो बेंच थे, वहाँ जो टेबल था, जो डेस्क थे, I went over 4 times with my dusting cloth. उस पोछा लगाने वाले कपड़े से मैंने 4 बार रगड़ रगड़ के साफ किए, पोछा लगाया। Besides, every piece of furniture had been moved, and every closet and corners in the room had been thoroughly cleaned. इसके अलावा मैंने हर एक एक पीस फर्नीचर को वहां से खिसका कर, हटाकर, कमरे के कोने कोने को, क्लोसेट एंड कॉर्नर्स, कोने कोने को, had been थ्रोली क्लीन्ड, बिल्कुल पूरी तरह से रगड़ रगड़ के मैंने पोछा लगा के साफ किया। वाशिंगटन साहब की बहादुरी को आप देखें कि 1 बार 2 बार नहीं, 4 बार। आई हैड द फीलिंग दैट इन अ लार्ज measure my future depended upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room. कह रहे हैं कि I had the feeling, मुझे सिर्फ एक बात दिमाग में आ रही थी, that कि in a large measure, कि मामला ये है, my future depended upon the impression, मेरा जो भविष्य है वो इसी इम्प्रेशन पर डिपेंड है, निर्भर है। I made upon the teacher in the cleaning of that room. मुझे इस कमरे की सफाई अध्यापक महोदया, अध्यापिका महोदया को दिखानी है।
व्हेन आई वॉज थ्रो, जब मैं पूरा कर चुका, आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, मैंने हेड टीचर को रिपोर्ट किया, बताया, उन्हें सूचना भिजवाया। शी वॉज अ यांकी वुमन, वो एक यांकी महिला थी, यांकी जगह की रहने वाली यांकी महिला थी। हु न्यू, जिन्हें अच्छी तरह से पता था, हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, जैसे जानती थी कि धूल कहाँ हो सकती है। शी वेंट इन टू द रूम, वे कमरे में आई, एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोसेट्स, उन्होंने कमरे को टच करके देखा, गौर से निहारा, देखा। देन द टुक हर हैंड करचीफ, और उसके बाद अपनी हैंकी निकाली, एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क, और उस हैंकी को उन्होंने लकड़ी पर, जो लकड़ी के सामान बने थे, बेंच आदि, उस पर रगड़ा उन्होंने अपने हैंकी को। अबाउट द वॉल्स एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेज, दीवार पे उसको रगड़ के देखा, टेबल पर रगड़ कर देखा, और बेंच पर रगड़ कर देखा। When she was unable to find, जब वो unable to find one bit of dirt, एक भी धूल नहीं पाई, मिट्टी एक भी कण नहीं मिला उन्हें। On the floor or a particle of dust on any of the furniture, किसी भी फर्नीचर पर, किसी भी जगह धूल का एक भी टुकड़ा जब उन्हें नहीं मिला। She quietly remarked, तो उन्होंने धीरे से कहा, क्या कहा? I guess you will do to enter this institution. मेरा अनुमान है, you will do to enter this institution. मेरा अनुमान है तुम इस संस्था में एडमिशन लेने लायक हो, या एडमिशन ले लोगे, तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ये सारी जांच पड़ताल करने के बाद अध्यापिका महोदया ने कहा कि मेरा अनुमान है कि तुम्हें इस संस्था में एडमिशन मिल सकता है। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ, मैं पृथ्वी का सबसे प्रसन्न प्राणी था उस समय। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, कमरे की सफाई, वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, मेरे कॉलेज का एग्ज़ाम बन गई, कॉलेज की परीक्षा बन गई, मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम बन गई, मेरे एडमिशन मुझे मिलने का जो माध्यम बना, वो क्या बना साहब? कमरे की सफाई। आई है पास्ड सेवरल एग्जामिनेशंस, वाशिंगटन साहब ने लिखते हैं कि मैंने बहुत सारे सिंस देन, तब से अब तक बहुत सारी परीक्षाओं को मैंने पास किया है। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट, लेकिन मैंने हमेशा यह महसूस किया है दैट कि दिस वॉज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, वह सबसे अच्छा था आई एवर पास्ड, अब तक जितनी परीक्षाओं को मैंने पास किया है उनकी अपेक्षा। वाशिंगटन साहब ने लिखा कि वह सबसे अच्छा था, वह एग्जाम हमारा जो था सबसे अच्छा था जितनी परीक्षाओं को मैंने अब तक पास किया है। तो बेटा ये आश्चर्यजनक है, बहुत अच्छी कहानी है वाशिंगटन साहब के जीवन की, और खुद उनके जीवन से जुड़ी हुई है। इसको आप बार बार सुने, बार बार पढ़ें, पढ़ कर इसको समझें और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। वर्ड मीनिंग्स आपके बुक में है, उसको तैयार करें और क्वेश्चन आंसर आप लिखें। हालांकि मैं नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। अगर आपकी को यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें, जिसमें कि और लोगों को भी लाभ हो सके। थैंक यू वेरी मच।